नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए भारतीय रक्षा बलों की 4 ऑपरेशन कमांड ट्रेटा आ गई एक साथ। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी, सरहदों पर दहाड़ रही भारतीय सेना, जंग के लिए सुपर रेडी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को होगा बड़ा नुकसान, कानून का डंडा यासीन मलिक पर चला, दर्द पाकिस्तान को होने लगा, दुनिया भर से मदद मांगने लगे शहबाज शरीफ। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका फिर आमने सामने, क्या है विवाद, आपको बताएंगे। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी, ज्ञानव्यापी मामले में अब आ सकता है बड़ा आदेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए भारतीय रक्षा बलों की 4 ऑपरेशन कमांड ट्रेटा आई एक साथ। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र तक चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को और मजबूत करते हुए भारतीय रक्षा बलों की 4 ऑपरेशनल कमांड परस्पर संयुक्तता और एकीकरण बढ़ाने के कदमों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आई हैं। इन चारों कमांड्स, जिन्हें ट्रेटा कहा जा रहा है, इसमें कोलकाता स्थित पूर्वी सेना कमान, विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी नौसेना, शिवलिंग स्थित पूर्वी वायुसेना और पोर्ट ब्लेयर में स्थित देश की एकमात्र संचालित ट्राई सेवा अंडमान और निकोबार कमांड शामिल है। बलों के इस कदम को एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, जैसा कि लगभग 3 साल पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सैन्य मामलों के विभाग और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यालय की स्थापना के साथ परिकल्पित किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी, सरहदों पर दहाड़ रही भारतीय सेना, जंग के लिए है सुपर रेडी। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध हुआ है और ये हालात पिछले 2 साल से हैं, लेकिन अब चीन के साथ लगी सीमा पर गर्मी और बढ़ गई है। भारतीय सेना जंग के हालात वाली तैयारी में जुट गई है। लद्दाख सेक्टर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सेना किसी भी मोर्चे पर कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इस बारे में सरकारी सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। इसका मकसद समन्वय को बढ़ाना है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बल सैन्य अभ्यास में जुट गए हैं और इस कवायद की मंशा जंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रहना है। हाल में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने चीन के साथ लगे उत्तराखंड बॉर्डर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था और इसका कोड नेम था IBEX। यह अभ्यास आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए किया गया था। दोस्तों, भारतीय सेना और आईटीबीपी ने चीन के साथ लगे उत्तराखंड बॉर्डर पर जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था, उसका कोड नेम था IBEX। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कानून का डंडा यासीन मलिक पर चला तो दर्द पाकिस्तान को होने लगा, दुनिया भर में मदद मांगने लगे शहबाज शरीफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को दिल्ली की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को भी यासीन पर कार्रवाई होने से मिर्ची लगी है और उन्होंने इसे लेकर पूरी दुनिया से अपील भी कर डाली है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि विश्व को जम्मू और कश्मीर में सियासी कैदियों के साथ भारत सरकार के दुर्व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि शहबाज शरीफ का ये ट्वीट ऐसे समय सामने आया है जब भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के इस सम्मेलन के दौरान मोदी सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका फिर आमने सामने, क्या है ये विवाद, आपको बता दें दोस्तों कि जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहेंगे। जापान के प्रधानमंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन से जब पूछा गया कि यदि ताइवान पर हमला होता है तो क्या अमेरिका उसका साथ देगा, तो इसके जवाब में बाइडेन ने कहा हाँ, अमेरिका साथ देगा। बाइडेन ने साथ ही कहा कि हम वन चाइना नीति को लेकर सहमत हैं और हमने इस नीति पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन ताइवान को बलपूर्वक चीन में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके थोड़ी देर बाद चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि वो अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। चीनी विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि चीनी नागरिकों के संकल्प को कोई कमतर आंकने
की गलती ना करे। ताइवान पर चीन का हमला होने की सूरत में अमेरिका क्या सैन्य हस्तक्षेप करेगा, इस सवाल को लेकर अमेरिका लंबे समय से रणनीतिक अस्पष्टता की नीति पर चलता रहा है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान के साथ चीन का फिर से एकीकरण जरूर होगा। उन्होंने ये लक्ष्य पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिला जज की अदालत में सुनवाई हो गई पूरी, ज्ञानव्यापी मामले में आ सकता है अब बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। मामले में मंगलवार को अदालत का आदेश आ सकता है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वास की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और न्यायालय की तरफ से बताया जाएगा कि ये मामले आगे सुनवाई योग्य हैं या फिर नहीं। और अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत पर टिकी हैं। इस मामले में अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञानव्यापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई हुई और इस दौरान कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। करीब 1 घंटे तक अदालत की कार्रवाई चली। दरअसल वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से ये मांग की गई कि विपक्ष कमीशन कार्रवाई पर आपत्ति दाखिल करें। वहीं प्रतिवादी अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दलील थी कि पहले विशेष उपासना स्थल अधिनियम लगेगा या नहीं, इस पर सुनवाई हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टोक्यो में प्रवासी भारतीयों से बोले पीएम मोदी, मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे और उन्होंने वहां भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर्स हैं। भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, आध्यात्म का है, सहयोग का है, अपनेपन का है। जापान से हमारा रिश्ता सामर्थ्य का है, सम्मान का है, विश्व के लिए साझे संकल्प का है। और जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बौद्ध का है, ज्ञान का है और ध्यान का है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज़ादी का ये अमृतकाल भारत की समृद्धि का, भारत की संपन्नता का एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है। मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। मोदी जी ने कहा है कि भारत आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स रोड मैप के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन का विकल्प बनाने के लिए विशेष मिशन शुरू किया गया है। दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है कमेंट में बताइए। लेकिन अगर आप पीएम मोदी की इस बात से समर्थन करते हैं कि वो मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 27-28 मई को होगा भारत ड्रोन महोत्सव 2022। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि करेंगे इसमें शिरकत। यहाँ दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 से 28 मई को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें पहले दिन 1600 से ज़्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे और इस आयोजन में पीएम मोदी ड्रोन उड़ाकर भी देखेंगे। खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो किसी पब्लिक इवेंट में प्रोफेशनल ड्रोन उड़ाएंगे। एविएशन मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी अंवर दुबे ने जी बिजनेस के साथ खास बातचीत में ये जानकारी दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केदारनाथ यात्रा अग्रिम आदेश तक यात्रा पर रोक, 10,000 यात्री फंसे, प्रशासन ने किया अलर्ट, जो जहां है वो वहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, सुबह से रिमझिम बारिश होने पर प्रशासन ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा रोक दी है। सोमवार को केदारनाथ यात्रा सिर्फ 1 घंटे ही चली। धाम पहुंचे श्रद्धालु दिन भर आराध्य के दर्शन करते रहे, लेकिन जिला मुख्यालय से गौरीकुंड तक जगह जगह हजारों यात्री रोके गए। प्रशासन ने मंगलवार तक बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रियों से जहां पर हैं वहीं रहने की अपील करते हुए सतर्कता बरतने को कहा है। सोमवार को सोनप्रयाग में सुबह 8 बजे तक 8530 यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया था, लेकिन इसके बाद केदार घाटी व केदारनाथ में तेज बारिश और घना कोहरा छाने के चलते प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से यात्रा रोक दी और इस दौरान रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी तक जगह जगह 5000 यात्रियों को रोक दिया गया। वहीं सोनप्रयाग में
2000 और गौरीकुंड में 3200 यात्रियों को रोका गया। सुबह 9 बजे के बाद यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए नहीं भेजा गया। जो यात्री 8 बजे तक धाम के लिए रवाना हुए थे उन्हें पुलिस व अन्य सुरक्षा जवानों की मौजूदगी में हल्की बारिश के दौरान धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के बीच मंकी पॉक्स ने बढ़ाई चिंता, मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में नई बीमारी तेजी से फैल रही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 90 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। ये सारे केस यूके, यूरोपीय देश, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 12 देशों में शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं। पेंटागन का बड़ा बयान, बोला चीन और पाकिस्तान से मुकाबले को S-400 तैनात कर सकता है भारत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चीन व पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए भारत अगले महीने तक S-400 मिसाइल प्रणाली को तैनात कर सकता है। भारत थल के साथ साथ वायु व नौसेना तथा रणनीतिक परमाणु ताकत के आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अमेरिका रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने सुनवाई के दौरान संसद की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों को बताया, भारत को रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप दिसंबर में प्राप्त हुई और पिछले साल अक्टूबर तक भारतीय सेना अपनी जमीनी व समुद्री सीमाओं की रक्षा तथा साइबर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत निगरानी प्रणाली की खरीद पर विचार कर रही थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैंगोंग झील पर दूसरा पुल बना रहा चीन, टैंक भारी हथियारों को भारतीय सीमा तक पहुंचाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में नापाक साजिश रच रही चीन की सेना पैंगोंग झील पर विशाल पुल बना रही है। ये चीन की ओर पैंगोंग झील पर बनाया गया दूसरा पुल होगा जिसका इस्तेमाल भारतीय युद्धक वाहनों जैसे टैंक, हथियारबंद वाहनों को भारतीय सीमा के बेहद करीब तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चीन ये दूसरा पुल ऐसे समय बना रहा है जब लद्दाख में चल रहा गतिरोध तीसरे साल में प्रवेश कर गया है। चीन की ओर से बनाया जा रहा पहला पुल अब पूरा हो गया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक पहले पुल का इस्तेमाल दूसरे पुल के निर्माण के लिए सर्विस पुल के रूप में किया जाएगा। रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चीन पहले पुल का इस्तेमाल अपनी क्रेन को स्थापित करने और अन्य निर्माण सामग्रियों को लाने के लिए कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा और मामला कर लिया दर्ज। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवानों ने मंगलवार की सुबह एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को धर दबोचा है। सीमा सुरक्षा बल से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर के रावला और बीकानेर के खाजूवाला से सटी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नेमीचंद सीमा BSF चौकी के पास मंगलवार सुबह एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया था और इसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से संदिग्ध युवक से पूछताछ की गई तो उसकी पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समुद्र में बढ़ी भारतीय नेवी की ताकत, जहाज को नेस्तनाबूद करने वाली मिसाइल का हेलीकॉप्टर से किया परीक्षण। जहां दोस्तों DRDO और इंडियन नेवी ने बुधवार को उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से नौसेना के एक हेलीकॉप्टर से दागी गई स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का पहला कामयाब परीक्षण किया है। DRDO के सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान ने अपने सभी मकसदों को पूरा किया और ये भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई हवा से प्रक्षेपित पहली स्वदेशी जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली है। मिसाइल पहले से निर्धारित अपने मार्ग पर आगे बढ़ी और पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुंच गई। DRDO ने सभी प्रणालियों के प्रदर्शन को संतोषजनक बताते हुए कहा कि परीक्षण रेंज में सेंसर लगाए गए थे और मिसाइल के रास्ते की निगरानी की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी के मंत्र के बाद एक्शन में योगी 10 डिवीजन और 100 ब्लॉक से साधेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे के दौरान दिए गए मंत्र का असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के दिए गए मंत्र को लागू करने के प्रदेश का अलग अलग सेक्टर के हिसाब से विकास करने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके अलावा प्रदेश के पिछड़े जिलों के अलावा पिछड़े विकास खंडों की भी पूरी जानकारी इकट्ठा कर विकास कार्य की योजनाओं को बहुत जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के दिए गए मंत्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी पिछड़े जिले और सभी पिछड़े विकास खंडों में योजना के तहत विकास किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर
प्रधानमंत्री दफ्तर तक पहुंचेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यूपी में अब किसी नए मदरसे को नहीं मिलेगी सरकारी अनुदान। योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य में किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं देगी। ये फैसला योगी की सरकार ने लिया है। योगी कैबिनेट की मंगलवार को ही बैठक में पूर्व की अखिलेश सरकार के फैसले को पलटते हुए नए मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने की नीति को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि अखिलेश यादव की सरकार ने अनुदान सूची में शामिल 146 में से 100 मदरसों को शामिल कर लिया था और इसके बाद इन मदरसों का अनुदान भी शुरू कर दिया था, जबकि बाकी 46 का प्रकरण अभी चल रहा था। इसे लेकर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि ये मदरसे मानक नहीं पूरा कर रहे थे। अब कैबिनेट में इस नीति को ही समाप्त कर दिया गया है, तो किसी भी नए मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा 19 मई को आएंगे जयपुर। बीजेपी नेताओं को देंगे विधानसभा चुनाव 2023 का टास्क। पूरा शेड्यूल आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 19 से 21 मई तक जयपुर में होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 मई को जयपुर आएंगे। 3 दिन के चिंतन में राजस्थान के भाजपा नेताओं को विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के टास्क दिए जाएंगे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यकर्ताओं और विधानसभा चुनाव 2023 के मुद्दे और प्रदेश के हालातों पर पूरी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को दी जाएगी। जेपी नड्डा के आगमन से पहले प्रदेश भाजपा ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और तरुण चुघ जयपुर पहुंच गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंदू महासभा का दावा, जामा मस्जिद के नीचे देवी देवताओं की मूर्तियां, पीएम को लिखा लेटर। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल के बाद अब हिंदू संगठनों के निशाने पर दिल्ली की जामा मस्जिद भी आ गई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने दावा किया है कि जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर जामा मस्जिद के चबूतरे और सीढ़ियों की खुदाई करा के उन्हें निकलवाने की अपील की है। इसी के साथ स्वामी चक्रपाणी ने शाही इमाम से जामा मस्जिद की खुदाई करने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह जो भी सच्चाई होगी वो लोगों के सामने आ जाएगा। हिंदू महासभा ने ये मांग तब की है जब वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि सभी हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अलग अलग दावे हैं। बता दें आपको कि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी चक्रपाणी ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी उनकी मांग थी कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा जाना चाहिए, क्योंकि नाम का बहुत महत्व होता है। अगर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा जाए तो दिल्ली में बारिश भी होगी और दिल्ली में खुशहाली भी आएगी, और जब देश की राजधानी खुशहाल रहेगी तो पूरा देश खुशहाल रहेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के डिग्री कॉलेजों को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, यूपी के सरकारी डिग्री कॉलेजों को लेकर योगी सरकार बड़ा कदम उठाएगी। योगी सरकार ऐसे डिग्री कॉलेजों में कई तरह की सुविधाएं देने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार पढ़ाई लिखाई के साथ खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और योग को प्रोत्साहन देने के लिए योगी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सरकारी डिग्री कॉलेजों को वित्तीय मदद सूबे का खेलकूद विभाग उपलब्ध कराएगा। विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत ऊंची और लंबी कूद, डिस्कस थ्रो के साथ ही सामान्य कोर्ट और सिंथेटिक कोर्ट तैयार किए जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी पर तैनात हुए भारत के 50,000 सैनिक, चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के नए चीफ जनरल मनोज पांडे के लद्दाख दौरे के बाद चीन को पाकिस्तानी आतंकियों से बड़ा दुश्मन मानते हुए भारत ने सेना की 6 डिवीज़न को अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात कर दिया है। जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स के एक डिवीज़न को पूर्वी लद्दाख भेजा गया है और वहां पहले से 3 डिवीज़न की तैनाती थी। असम के तेजपुर से गजराज को भी पूर्वोत्तर में चीन से मुकाबले के लिए भेजा गया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक डिवीज़न को झारखंड में वेस्ट फ्रंट से पूर्वोत्तर और उत्तराखंड से एक स्ट्राइक डिवीज़न को सेंट्रल कमांड में लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न फ्रंट से 2 डिवीज़न को लद्दाख में नॉर्दर्न कमांड पर तैनात किया गया है। बीते 2 साल से चीन भारी संख्या में सैनिकों को भारत में भेजकर क्षेत्राधिकार बढ़ाने की साजिश रच रहा है। इसे देखते हुए भारत की तरफ से 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीमा पर घुसपैठ से निपटने के लिए सेना हर समय तैयार, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह का ये बयान। जी हाँ दोस्तों, रियासी में व्हाइट नाइट कॉर्प के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश हमेशा से रही है और अभी भी ऐसे नाकाम कोशिश होती रहती है। मौसम के आधार पर घुसपैठियों की ताकत बढ़ती और घटती है, लेकिन भारतीय सेना इनसे निपटने के लिए हर मौसम में तैयार है। मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने रियासी में आयोजित पीर पंजाल कबड्डी लीग के कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए ये बात कही। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के इस दौरान वर्ष 2022-23 के लिए खेल कैलेंडर का अनावरण किया और इस कैलेंडर को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर खेल परिषद की तरफ से संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। अनावरण समारोह में रोमियो फोर्स के जीओसी, जम्मू कश्मीर खेल परिषद के सचिव, डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज, अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त और कबड्डी, कुश्ती एथलीट्स व हॉकी संघों के अध्यक्षों सहित अन्य सैन्य एवं नागरिक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।